So hello students, today we are going to start the class 12 physics. Okay, so class 12 physics में सबसे पहले जो आपका चैप्टर आता है उसका नेम है हमारे पास the name of the first chapter that is called as electrostatic. क्लास 12 फिजिक्स में सबसे पहला जो हमारा चैप्टर आता है उसको बोलते हैं जी इलेक्ट्रोस्टैटिक. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक को हमने काफी पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है. उसमें फर्स्ट पार्ट है दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, दूसरा पार्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड, थर्ड पार्ट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरी, fourth part is electric potential and last part that is the name is called as potentials. So electrostatic होता क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक का बेसिक मतलब कि इलेक्ट्रो को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. सो इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब दैट इज इलेक्ट्रो का मतलब हम चार्ज की बात करते हैं, स्टैटिक का मतलब रेस्ट की बात करते हैं. जब भी आपका जो चार्ज होगा अगर वो रेस्ट पे होगा दैट इज द टर्म कॉल्ड एसोसिएटेड, इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक. कि जब भी आपका जो चार्ज है अगर वो रेस्ट पे एसोसिएट करता है तो दैट इज द टर्म कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक. सो सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि जो पार्ट है उसको बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज. व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? तो इलेक्ट्रिक चार्ज को पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स का इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, कौन-कौन से इसमें फिनोमेना लगते हैं, इंडक्शन फिनोमेना आएगा, रिडक्शन फिनोमेना आएगा एंड सो ऑन. सो हमारे पास टर्म है दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज. What do you mean by the term of electric charge? Electric charge जो है it is an intrinsic property of elementary particles of matter. किसी भी मैटर के एलिमेंट्री पार्टिकल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी एसोसिएट करे ताकि वो क्या करे, अगर मान लो एक ये पार्टिकल है या दूसरा ये ऑब्जेक्ट, दिस इज ऑब्जेक्ट 1 एंड दिस इज ऑब्जेक्ट 2. अगर ये दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के नियर अबाउट पड़े हुए हैं तो इसमें क्या कांसेप्ट लगेगा कि एक दूसरे को इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है कि इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी की अपने में से इसने कुछ इलेक्ट्रॉन्स लॉस कर दिए और जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज. सो पॉजिटिव और नेगेटिव क्रिएशन हो गया. अगर पॉजिटिव और नेगेटिव की क्रिएशन होगी इट मींस टू से दैट इनके बीच में फोर्स लगेगी एंड जो फोर्स है उसको इंटरैक्ट करते हैं. फोर्स कब लगती है? जब चार्ज की जनरेशन होती है, जब इलेक्ट्रिक चार्ज को जनरेट करते हैं. So whenever electric charge are generated, then the force is associated between the two objects. दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लग गया लगती है आपकी फोर्स लगती है. नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास टर्म आ गई टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. आपका बच्चा जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो कितने टाइप्स का आता है? सो मोस्ट ऑफ द टाइम इलेक्ट्रिक चार्ज. सो इलेक्ट्रिक चार्ज को हम क्लासिफिकेशन करते हैं कि टू पार्ट्स के अंदर, दो पार्ट्स के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज को क्लासिफिकेशन करेंगे. पहला दैट इज कॉल्ड एज पॉजिटिव चार्ज, दूसरा आता है दैट इज द टर्म कॉल्ड एज negative charge. So electric charge is classified into two categories. First one it is called as positive charge and second one it is called as negative charge. और बड़े बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत ये होती है कि सर किस बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और किस बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा. फॉर एग्जांपल एक है, मैं कहता हूं यार अगर ये बॉडी है तो दूसरी ये बॉडी है, इसके ऊपर है बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर है बहुत सारा नेगेटिव चार्ज. अब जरूरी है कि इसके ऊपर ही पॉजिटिव चार्ज हो, इसके ऊपर नेगेटिव भी आ सकता है. अगर इसके ऊपर नेगेटिव है तो इसके ऊपर पॉजिटिव भी आ सकता है. ठीक है, स्टार्टिंग में ये चीज है कि ये दो बॉडीज थी, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था. आगे हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे कि मेथड्स ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज हम कैसे प्रोड्यूस करेंगे. सो बड़े सारे मेथड्स हैं जिससे हम इलेक्ट्रिक चार्ज को प्रोड्यूस कर सकते हैं. मोस्ट ऑफ द थ्री मेथड्स. पहला मेथड दैट इज बाय फ्रिक्शन, दूसरा मेथड बाय इंडक्शन एंड थर्ड मेथड बाय कंडक्शन. नाउ सो मोस्ट ऑफ द टाइम फ्रिक्शन वाला कंसेप्ट यूज करके चलते हैं कि अगर दो बॉडीज को रब करते हैं, अगर दो बॉडीज को रब करा तो इस बॉडी के ऊपर पॉजिटिव आ गया, इस बॉडी के ऊपर नेगेटिव आ गया और बच्चों को क्वेश्चन होता है सर क्यों, व्हाई, द मेन रीजन बिहाइंड इट. तो इसके लिए हम थोड़ा सा +1 केमिस्ट्री में हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा था. तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में क्या होता है दैट इज दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस. ये होती है इसके अराउंड हमारी शेल्स होती है, इसके अराउंड क्या होती है कि हमारी शेल्स. दिस इज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड एंड थर्ड. कहता है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन की इसके साथ जो अट्रैक्शन है वो काफी कम थी, ठीक है जी, किस बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा डिपेंड ऑन द सिचुएशन. जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन को स्नैच करना इजी होगा उस बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा. जैसे कि मैं कहता हूं कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये आपका इलेक्ट्रॉन हो गया, अगर इन दोनों के बीच में वर्क फंक्शन की वैल्यू कम है, अगर इन दोनों के बीच में वर्क फंक्शन की वैल्यू कम है, अगर वर्क फंक्शन कम लाई करता है तो इलेक्ट्रॉन इज इजीली डिटैच फ्रॉम दैट. इलेक्ट्रॉन हम इजीली बाहर निकाल सकते हैं और जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर आ जाएंगे मींस टू दैट दे रिक्वायर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन. और ऑन द अदर हैंड अगर वर्क फंक्शन की वैल्यू ज्यादा है, इफ द कांसेप्ट ऑफ वर्क फंक्शन इज मोर,
बहुत ज्यादा वर्क फंक्शन लाई करता है, इसका मतलब उस बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। सो हाउ द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव चार्जेस आर क्रिएशन, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस कैसे क्रिएशन होते हैं, ड्यू टू द हेल्प ऑफ द वर्क फंक्शन। सो दिस इज द पार्ट क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आता है, उस टॉपिक का नेम है जी मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कि हमारे पास कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे हम इलेक्ट्रिक चार्ज को प्रोड्यूस कर सकते हैं। पहला मेथड आएगा दैट इज द टर्म कॉल्ड एज बाय फ्रिक्शन। दूसरा मेथड आएगा जिससे हम इलेक्ट्रिक चार्ज की कंडीशन कर सकते हैं बाय इंडक्शन फिनोमेना। और थर्ड जिससे हम इलेक्ट्रिक चार्ज की क्रिएशन कर सकते हैं दैट इज द टर्म कॉल्ड एज बाय कंडक्शन फिनोमेना। सो ये तीन टाइप्स की या तीन मेथड्स की हेल्प से हम किसी भी बॉडी के ऊपर चार्जेस की क्या कर सकते हैं, क्रिएशन कर सकते हैं। दैट इज द फर्स्ट टाइप दैट इज कॉल्ड एज बाय फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन में अभी मैंने आपको ये समझाया कि फ्रिक्शन में क्या होता है, जैसे अगर ये दो बॉडीज है इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, फर्स्ट बॉडी है सेकंड बॉडी है, बोथ बॉडीज आर न्यूट्रल। अगर इन दोनों के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, जब आप रब करोगे, जब भी आप दो बॉडीज को रब करोगे तो उनके बीच में फ्रिक्शन के कारण हीट जनरेट होगा। हीट जनरेट होने के कारण क्या होगा, एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे और दूसरी बॉडी के ऊपर चले जाएंगे। जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे इसका मतलब उसका वर्क फंक्शन कम है, जिस बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे इसका मतलब उसका वर्क फंक्शन ज्यादा है। तो whenever the two bodies are rubbed together then the charges are creation। इसके ऊपर आ गया जी पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर आ गया जी नेगेटिव चार्ज। अगर इसकी बात करें तो इसका जो वर्क फंक्शन है, अगर इसकी बात करें तो इसका जो वर्क फंक्शन है वो कम है। इन दैट केस इस केस में बात करें तो वर्क फंक्शन इज लार्ज। जितना ज्यादा वर्क फंक्शन होगा उतना ज्यादा डिफिकल्टी होगी कि इलेक्ट्रॉन को वहां से बाहर निकाला जा सकता है। सो दिस इज द फर्स्ट मेथड हाउ टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक चार्ज। दिस इज द फर्स्ट मेथड हाउ टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक चार्ज। ये पहला मेथड है इलेक्ट्रिक चार्ज को कंडीशन कर सकते हैं बाय फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन के कारण क्या होता है, ये जो टर्म यूज होती है सबसे पहले तो उनके बीच में हीट जनरेट होगा। अगर हीट जनरेट होने के कारण क्या होगा, चार्जेस की ट्रांसफरिंग होगी, चार्जेस की क्या होगी, ट्रांसफरिंग होगी। एंड क्रिएशन ऑफ चार्जेस, क्रिएशन ऑफ चार्जेस वहां पर हमें देखने को मिलेंगे कि कैसे चार्जेस की है वैल्यू क्रिएट होती है। नाउ द सेकंड मेथड, द नेम ऑफ द सेकंड मेथड दिस इज कॉल्ड एज बाय इंडक्शन फिनोमेना। सो दूसरा मेथड आपके पास आता है कि इंडक्शन फिनोमेना को हमने इसको कैसे डिस्कस करना है, वी हैव टू डिस्कस इट। सो बच्चा इंडक्शन फिनोमेना को करने के लिए लेट्स सी इंडक्शन फिनोमेना को करेंगे, पहले करेंगे केस ऑफ मेटल्स। अब होता क्या है इंडक्शन फिनोमेना कि हमारे पास एक चार्ज रॉड है, फॉर एग्जांपल लाइक दैट, इसके ऊपर चार्ज है 50 कूलम। सो बेसिकली चार्ज को किस में मेजर करते हैं जी, कूलम। कूलम इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, कूलम इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसके नजदीक मैंने एक अनचार्ज मेटालिक स्फीयर प्लेस किया जिसके ऊपर किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं, यानी कि 0 कूलम चार्ज। अब कहने का मतलब ये नहीं है कि इसके ऊपर 0 कूलम चार्ज है, चार्ज है नहीं। 0 कूलम का मतलब कि चार्जेस प्रेजेंट है लेकिन इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट है, जितने पॉजिटिव हैं उतने ही नेगेटिव हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो मेटल्स के केस में आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बच्चा, इनको हम कौन से इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं जी, दीस मेटल्स आर कॉल्ड एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। तो इंडक्शन फिनोमेना में हमें करना क्या है कि एक अनचार्ज स्फीयर है, उसके नजदीक एक चार्ज रॉड रखेंगे और जो अनचार्ज स्फीयर है इसके ऊपर चार्जेस की क्रिएशन करनी है, चार्जेस को बनाना है। द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन एन अनचार्ज स्फीयर विद द हेल्प ऑफ चार्ज रॉड, दैट इज कॉल्ड एज, ये क्या है, ये ग्लास रॉड है। इस चैप्टर में हमने इंसुलेटर्स पढ़ने हैं। क्यों इंसुलेटर पढ़ने हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब ही क्या है, चार्जेस एट रेस्ट, चार्जेस को मोशन में नहीं रखना। कंडक्टर यूज करेंगे तो फिर चार्जेस एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक फ्लो करते हैं, बट इन केस ऑफ इंसुलेटर्स अगर दिस इज लाइक इंसुलेटर तो इसके ऊपर चार्ज है तो इसके ऊपर ही रहेगा, फ्लो नहीं करेगा इधर से इधर तक। ठीक है जी, सो दिस इज द पार्ट।
नाउ तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। अगर हम इसको सेकंड स्टेप में डिस्कस करें तो सेकंड स्टेप के कारण क्या होगा, ये जो ग्लास रॉड थी जो है इसके ऊपर है 50 कूलम चार्ज। इसने क्या करना है, सारे के सारे नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेना। तो जो भी आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे एक एंड पे आ गए, इसका मतलब इसके ऊपर जो चार्ज है वो हो गया नेगेटिव। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हमें पॉजिटिव चार्जेस को प्लेस करना पड़ेगा। इसका मतलब इनके ऊपर चार्जेस क्या है जी, पॉजिटिव। मान लिया इसके ऊपर चार्ज कितना है, -40, इसके ऊपर चार्ज कितना है, +40। -40 +40 फिर भी 0 कूलम चार्ज एसोसिएट करते हैं, ठीक है। दिस इज द सेकंड स्टेप। अगर थर्ड स्टेप में हम डिस्कस करें तो ये पॉजिटिवली चार्ज हमारे पास एक ग्लास रॉड हो गई, इसके ऊपर है 50 कूलम चार्ज। अब हमें क्या करना है कि इस ग्लास स्फीयर को या इसको हम अर्थिंग कर देते हैं। अब अर्थिंग करने से क्या होगा, ये सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज फिनिश होगा, सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज अर्थ में हमने फेंक दिया, तो रह क्या गया, ओनली इलेक्ट्रॉन्स। अगर सारे के सारे अगर इलेक्ट्रॉन्स रह गए, इसका मतलब यहाँ पर जो आपका चार्ज होगा दिस इज कॉल्ड एज नेगेटिव चार्ज, और दिस इज अ -40, दिस इज अ +50। इन द इनिशियल केस, स्टार्टिंग केस में इस मेटालिक स्फीयर के ऊपर कितना चार्ज था, 0 कूलम, बट इन दैट केस मेटालिक स्फीयर के ऊपर चार्ज कितना है, -40। दिस इज कॉल्ड एज इंडक्शन फिनोमेना। सो इंडक्शन फिनोमेना में हम क्या करते हैं, किसी भी अनचार्ज स्फीयर के ऊपर चार्ज को प्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ चार्ज रॉड या चार्ज स्फीयर की हेल्प से। तो इसमें कुछ पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर इन दैट केस। तो कौन-कौन से पॉइंट्स याद रखने हैं? पहला जो आपने पॉइंट्स याद रखना है इन दैट केस, ऑपोजिट नेचर ऑफ चार्जेस डेवलप हुए हैं जी, ऑपोजिट नेचर ऑफ चार्जेस आर डेवलप, कि ऑपोजिट नेचर के जो चार्जेस है वो डेवलप हुए हैं। और दूसरा, विदाउट टचिंग, हमें टच नहीं करा। सो इंडक्शन फिनोमेना की खासियत यही है कि इसमें हमने टचिंग नहीं करनी। दूसरा, ऑपोजिट नेचर। ऑपोजिट नेचर का मतलब दिस इज अ पॉजिटिव एंड दिस वन इज कॉल्ड एज नेगेटिव चार्ज। अगर ये नेगेटिव होता तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता। दिस इज द मेथड अगेन कॉल्ड एज इंडक्शन फिनोमेना। ओके, तो नॉन मेटल, अगर दिस इज द केस ऑफ मेटल, अगर ये मेटल के केस में करा, अगर इसको ही मैं नॉन मेटल के केस में कर लूं तो एक स्टेप ही एक्स्ट्रा आएगा, बाकी ये तीन के तीन स्टेप सेम चलेंगे। पहला स्टेप समझाता हूं। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, अगर दिस इज अ पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड, इसके ऊपर है 50 कूलम चार्ज। सो नॉन मेटल के केस में क्या होगा, आपके पास जो भी इलेक्ट्रॉन्स है, जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेंगे, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेंगे, आपके पास बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, ठीक है जी, कोर्स एंड कर्नल्स की फॉर्म। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इनको हीटिंग करना है, हीटिंग करके आपने ये चीज बनानी है, तो फिर आपका ये फर्दर स्टेप आगे कंटिन्यू करता जाएगा। दिस इज द पार्ट कॉल्ड एज, ये आपका जो कांसेप्ट है दैट इज द पार्ट कॉल्ड एज इंडक्शन फिनोमेना। सो थर्ड मेथड हम करेंगे टू द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, दैट इज द नेम कॉल्ड एज कंडक्शन फिनोमेना। सो थर्ड जो मेथड हम करेंगे इसको बोलते हैं कि कंडक्शन फिनोमेना। कंडक्शन फिनोमेना की हेल्प से हमने क्या प्रोड्यूस करना है, इलेक्ट्रिक चार्ज। बड़ा सिंपल है, कंडक्शन फिनोमेना क्या करना है, आपके पास एक मेटालिक चार्ज स्फीयर है जिसके ऊपर फॉर एग्जांपल मान लो कि 50 कूलम चार्ज पड़ा है, इसके नजदीक हम एक अनचार्ज स्फीयर को प्लेस करते हैं जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, 0 कूलम चार्ज। अब करना क्या है, इसको इसके साथ टच करा। जब इन दोनों की टचिंग करी, तो जब भी हमने इन दोनों की एक दूसरे के साथ टचिंग करी, तो जब भी टचिंग करते हैं तो टचिंग करने से क्या होगा कि इसने अपना चार्ज इधर ट्रांसफर कर देगा। फॉर एग्जांपल लाइक दैट, इसके ऊपर 50 कूलम चार्ज था, इसने अपना 20 कूलम चार्ज क्या कर दिया, इधर ट्रांसफर कर दिया। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, दिस इज द सेकंड स्टेप एंड दिस इज द थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या हुआ, दैट इज कॉल्ड लाइक दैट। तो इन दैट केस इसने अपना चार्ज इधर ट्रांसफर कर दिया, इसके ऊपर चार्ज आ गया, इसके ऊपर चार्ज कितना है, 20 कूलम। 50 कूलम से 20 कूलम उधर चला गया, इधर कितना आ गया, 30 कूलम। तो इन द स्टार्टिंग केस 50 + 0, now the total charge is 50 coulomb. So in that case 30 + 20, the total charge is 50 coulomb. Charge is always conserved. इसके बाद हम टॉपिक करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो उसमें हम पढ़ेंगे कि चार्जेस हमेशा कंजर्व रहते हैं। +1 में करा था, एनर्जी भी कंजर्व रहती है, मोमेंटम भी कंजर्व रहता है। तो इसमें हमने पढ़ा कि चार्जेस आर ऑलवेज कंजर्व्ड इन नेचर, कि जो भी आपका चार्जेस है वो कंजर्वेशन इन नेचर की फॉर्म में चलेगा। सो कंडक्शन फिनोमेना में हमने बेटे
जो पॉइंट्स करे हैं या पॉइंट्स टू बी रिमेंबर है इन द केस ऑफ कंडक्शन फिनोमेना। सो कंडक्शन फिनोमेना में जो हमें पॉइंट्स को माइंड में रखना है, जो पॉइंट्स को रिमेंबर रखना है, उसकी केस की बात करेंगे। पहला केस, इसमें हम टचिंग यूज करते हैं, इसमें हम टचिंग यूज करते हैं। दूसरा, सेम तरह के चार्जेस डेवलप होते हैं। मान लो इसके ऊपर 0 गुणन 4 था, जब इसके साथ टचिंग करी तो पॉजिटिव इधर है तो इधर भी पॉजिटिव डेवलप हुआ, नेगेटिव नहीं हुआ। तो इट इज द ऑपोजिट नेचर, ये इंडक्शन के बिल्कुल ऑपोजिट काम करता है। तो सेम नेचर ऑफ चार्जेस आर डेवलप, कि एक ही नेचर के जो चार्जेस हैं अगर वो डेवलप होते हैं, दैट इज अ पार्ट कॉल्ड एज, उसको हम बोलते हैं जी कंडक्शन फिनोमेना। दिस इज द मेथड। नाउ नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है, उस टॉपिक का नेम है जी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। टॉपिक का नेम प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सो पहली प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक चार्ज की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है, वी हैव टू डिस्कस अबाउट दैट। सो नाउ स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस डिस्कस करेंगे। इसमें जो पहली प्रॉपर्टी आती है, चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। तो पहली प्रॉपर्टी का मतलब, जो चार्जेस एडिटिव इन नेचर का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक बॉडी है, इसके ऊपर 50 कूलम चार्ज है, तो बाहर से अगर आप 20 कूलम चार्ज इसके ऊपर थ्रो करते हो तो इसके ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा कि +7। सिमिलरली अगर एक बॉडी है, इसके ऊपर 50 कूलम चार्ज है, बाहर से आपने 20 इलेक्ट्रॉन्स थ्रो किए, तो आपके अकॉर्डिंगली आंसर कितना होगा? इलेक्ट्रॉन कैरी नेगेटिव चार्ज प्लस माइनस माइनस, तो इसके ऊपर जो आपका चार्ज आ जाएगा दैट इज अ +30 कूलम। सो जैसे हम चार्जेस को सिंपल स्केलर्स को प्लस माइनस करते हैं, वैसे चार्जेस को भी प्लस माइनस किया जा सकता है। सो चार्जेस कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड एज जस्ट लाइक स्केलर्स। सो जैसे हम चार्जेस को प्लस माइनस करते हैं, वैसे हम स्केलर्स को प्लस माइनस करते हैं, वैसे हम चार्जेस को भी प्लस माइनस कर सकते हैं। नाउ द सेकंड प्रॉपर्टी इज चार्जेस आर क्वांटाइज्ड या क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो कहता है यार, इसको हम एग्जांपल से समझेंगे। कहता कि एक्सपेरिमेंटली इलेक्ट्रिक चार्ज हमेशा डिस्क्रीट अमाउंट में निकलता है rather than कंटीन्यूअस अमाउंट। इसकी सारी वैल्यूज ही एग्जिस्ट करती, कुछ सर्टेन डिस्क्रीट वैल्यूज ही एग्जिस्ट करती हैं, तो वो जो वैल्यूज एग्जिस्ट करती है दैट इज कॉल्ड एज क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। फॉर एग्जांपल लाइक दैट, मैंने एक बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, इसके ऊपर +1 चार्ज आ गया एज कम्पेयर टू दैट ऑफ प्रोटॉन। इस बॉडी से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए, +2 इनटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन। 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए, +2 इनटू दिस। n इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हो तो +n इनटू दिस। तो अगर किसी बॉडी में से अगर आपने चार्ज बाहर निकाल दिया, जितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालोगे, जितने इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे उतना पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा। सो दैट इज द वैल्यू कॉल्ड एज q +ne। क्लियर? मैंने इसमें कोई भी 3/2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, मैंने 1.5 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, मैंने क्या यूज करी? मैंने डिस्क्रीट अमाउंट यूज करी, डिस्क्रीट अमाउंट की वैल्यू मैंने यूज करी इन दैट केस। तो सिमिलरली केस आता है कि अगर किसी बॉडी में 1 इलेक्ट्रॉन आप एंटर करवाते हो तो उसके ऊपर ये चार्ज आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन बचा लो एंटर करवाते हो तो ये चार्ज आ जाएगा, n इलेक्ट्रॉन एंटर कराते हो तो -n आ जाएगा। तो मैंने कंबाइन बोथ दिस टू इक्वेशन, चार्ज इलेक्ट्रॉन अगर बाहर जाता है तो +ne, अंदर आता है तो -ne, दोनों को कंबाइन किया तो आंसर आ गया +-ne। दिस इज द फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को हम आगे फर्दर यूज करेंगे, ठीक है जी। इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी करेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी आती है, थर्ड प्रॉपर्टी में पढ़ना है जी चार्जेस आर कंजर्व्ड इन नेचर। तो बड़ा सिंपल है, एग्जांपल से समझाऊंगा। चार्जेस कंजर्व का मतलब कि ये दो बॉडीज हैं, इनिशियली इनके ऊपर भी चार्ज 0 कूलम, इसके ऊपर भी चार्ज 0 कूलम, टोटल चार्ज आ गया मेरा 0 कूलम, ठीक है। आफ्टर सम टाइम मैंने क्या करा, इस बॉडी से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के इस बॉडी के ऊपर फेंक दिए। जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल गए उसके ऊपर आ जाएगा +2 * 1.6 * 10⁻−19, इसके ऊपर -2 * 1.6 * 10⁻−19। तो इंडिविजुअली स्टार्टिंग के केस में इसके ऊपर 0 कूलम चार्ज है, बट इन दैट केस चार्ज इज नॉट 0 कूलम। इसके ऊपर 0 कूलम चार्ज है बट ये 0 कूलम नहीं है, बट टोटल कंबाइन करोगे तो आपका चार्ज 0 कूलम आता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि चार्जेस आर कंजर्व्ड। टोटल वैल्यू सेम रहनी चाहिए, टोटल वैल्यू नहीं चेंज करें, आपस में इंडिविजुअली जितना मर्जी चेंज करता रहे, लेकिन टोटल वैल्यू अगर सेम रहती है तो कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को वो ओबे करेंगे। नाउ फोर्थ
फोर्थ प्रॉपर्टी में सुने आता है चार्जेस आर इनवेरिएंट। फोर्थ प्रॉपर्टी में चार्जेस आर इनवेरिएंट मींस टू से दैट कि जो आपका चार्ज रेस्ट में था वही आपका चार्ज इसमें आ जाएगा मोशन में। कि अगर किसी बॉडी के ऊपर 20 कूलम चार्ज है, अगर वो भागना शुरू कर देगी तो 200 कूलम चार्ज नहीं हो जाएगा, तो चार्ज सेम रहेगा। So charges rest क्या motion की इक्वल है, that is the name called as charges are invariant in nature। टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, the name of the topic is it is called as Coulomb's law। So very important टॉपिक आता है। तो according to the Coulomb's law क्या कहता है आपके पास कि अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं, सेम नेचर के भी हो सकते हैं, ऑपोजिट नेचर के भी हो सकते हैं, प्लस प्लस भी हो सकते हैं, प्लस माइनस भी हो सकते हैं। अगर दो चार्जेस किसी भी पर्टिकुलर डिस्टेंस r पे सेपरेटेड है, when the two charges are placed a certain distance apart from each other, then it is sure that उन दोनों के बीच में फोर्स लगेगी। उस फोर्स को हम कौन सी फोर्स बोलेंगे जी? इलेक्ट्रिकल फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। वो प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में आएगा। एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केल ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। जब इन दोनों फोर्सेस को हम बेटे कंबाइन करेंगे तो जो वैल्यू आएगी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q1 q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। When you remove the sign of this proportionality, then the constant is come. This is called as k. This value is q1, this value is q2 divided by r square. When you remove the sign of this proportionality, जब आप proportionality का sign लगाओगे आपके पास constant आएगा, उस constant को बोलते हैं k, उसकी वैल्यू k q1 q2 divided by r square। अगर हम सीरीज सिस्टम की बात करें, तो k की वैल्यू को 1 कंसीडर करें। अगर हम स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम की बात करें, इन ऐसे सिस्टम द वैल्यू ऑफ k इट इज कॉल्ड एज 1/4 बाय दिस इज कॉल्ड एज, इसको हम कांस्टेंट बोलते हैं, द नेम कॉल्ड एज एप्सिलॉन। तो ये वैल्यू कंसीडर करनी है k की। अगर मैं मीडियम में मेंशन कर दूं कि इन एयर, स्पेस या वैक्यूम में मैंने वैल्यू कंसीडर करनी, तो एप्सिलॉन को एप्सिलॉन नॉट में कन्वर्ट करना। सो देयरफॉर मेरी जो k की वैल्यू आ जाएगी दिस इज द वैल्यू ऑफ 1/4 बाय एप्सिलॉन। तो इस वैल्यू को अगर मैं थर्ड इक्वेशन में पुट करूंगा, तो अगर मैं थर्ड में पुट करता हूं तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा जी? फोर्स इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन ऑफ q1 q2 divided by r square। This is the expression of the force by using Coulomb's law। ये Coulomb's law की हेल्प से हमने फोर्स का एक्सप्रेशन निकाला। अगर मैं यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन के यूनिट्स निकालना चाहूँ तो क्या आएंगे उसको भी डिस्कस करते हैं। सो यूनिट्स ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन, सो 1/4 पाई एप्सिलॉन के यूनिट्स, तो अगर इसकी वैल्यू निकालें तो जो इसके साथ मल्टीप्लाई है उधर जाके डिवाइड, जो डिवाइड है उधर जाके बचा मल्टीप्लाई। तो फोर्स की यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस के मीटर स्क्वायर, चार्ज के कूलम को कूलम से करा दो कूलम स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन की यूनिट्स न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसकी वैल्यू भी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी है? 9 × 10⁹ यूनिट्स इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। फिर इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला? व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला? हमें डायमेंशनल फार्मूला पता करके देना नहीं 1/4 पाई एप्सिलॉन का, या अकेले एप्सिलॉन का पता करके दो। तो हाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन? इसकी वैल्यू कितनी है जी? f मल्टीप्लाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाय q1 into q2। फोर्स की डायमेंशन मेरे को आती है m1 l1 t-2, डिस्टेंस की डायमेंशन दैट इज l2, चार्ज की एम्पीयर इनटू टाइम, इसकी भी एम्पीयर इनटू टाइम। अगर इकट्ठा कर लें तो m1 l3 1 + 1 2 ऊपर जाके दैट इज -4 एंड a-2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन। अगर अकेले एप्सिलॉन की निकालनी है तो इसको रेसिप्रोकल कर दो, 4 पाई की कोई डायमेंशन नहीं होती, तो इसका आंसर आ जाएगा m - 1 l - 3 t4 और a2।
So this is the answer of epsilon. ये आपकी जो epsilon